हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आईएएस गुरु। माय डियर फ्रेंड, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे। फंडामेंटल राइट्स की एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का मेंशन होता है इन द पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आर्टिकल वाइज देखेंगे इंडिविजुअली कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। आज की वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम जानेंगे, सिर्फ राइट टू इक्वालिटी के बारे में। हालांकि जो आर्टिकल 12 और 13 में लिखा हुआ है उसके बाद आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है। ठीक है, आर्टिकल 12 इज इंडिविजुअल, उसके अंदर आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन के अंदर। आर्टिकल 13 उसके अंदर आता है माय डियर फ्रेंड्स जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14 से 18 तक आता है राइट टू इक्वालिटी, उसके बारे में हम इंडिविजुअली देखेंगे। सो रेडी हो जाइए सभी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपको माय डियर फ्रेंड दो जगह दिखेगी, एक आर्टिकल 36 में दिखेगी, एक आर्टिकल 12 में दिखेगी। ठीक है, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं वो सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। जितने भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, वो सब भी आपके स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड फिर स्टेट लिस्ट पर हम चले जाते हैं। स्टेट के सभी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स वो भी सेम स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इवन द ग्रास रूट लेवल के अंदर माय डियर फ्रेंड म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सभी चीज़ें भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं एज इट्स रिटन हेयर। ठीक है, इसके साथ साथ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के अंदर आते हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे कि LIC, ONGC, सेल, आपका ONGC विदेश, ठीक है, नहाय, ये सभी चीज़ें जो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर इंडिया के अंदर ऑपरेशन के अंदर रहती हैं वो सब भी स्टेट के अंदर आती हैं। जो भी सरकारी नौकरी आपकी आती है, बेशक वो सिविलियन के अंदर आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कोई भी सेक्रेटरी लेवल के हैं या SDO लेवल के या क्लर्क लेवल के हैं, उस वो सब एक इंडेमनिटी के अंदर रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो उनके जितने भी डिसीजन हैं, उनके जितने भी वर्क डन है, वो सभी स्टेट के वर्क डन है। ठीक है, वो सभी स्टेट के वर्क डन है। तो आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन आपके यूनियन में, माय डियर फ्रेंड, यूनियन के अंदर गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, देन द ग्रास रूट लेवल, ये सभी के सभी आपके आते हैं कहाँ? स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है जी, स्टेट की डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड। According to the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state fall within the meaning of state under Article 12। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जहाँ कहीं भी सरकार की इंडेमनिटी रहेगी वो सभी के सभी आपके स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि इवन द प्राइवेट मेंबर वर्क एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है जी, चलिए माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 13 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। इसका जो टाइटल है लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट सुप्रीम है माय डियर फ्रेंड। फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है, जिनका मेंशन आपको मिल जाता है। आप माय डियर फ्रेंड कोई स्टैट्यूटरी लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट्स को सब्स्यूम नहीं कर सकता, उन्हें खारिज नहीं कर सकता, उन्हें सबऑर्डिनेशन के अंदर अपने नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कहती है कि कोई भी लॉ बना हो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट नहीं होगा। तो फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी सेपरेट लॉ मैच नहीं करेगा तो वो वॉइड हो जाएगा। उसको वॉइड करने की फ्रीडम किसको है या अथॉरिटी किसको है या पावर किसको? वो है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब किसी दो लॉ के बीच में क्लैश होगा उसको रिव्यू करने की जो पावर है उसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू।
ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 13 टू थिंग्स आर हेयर, लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के साथ जो कोई भी लॉ भी मैच नहीं करेगा उसको वाइड कर सकते हैं। कौन वाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड करेगा, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट वाइड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो आर्टिकल 32 के अंदर काम करेंगे, अगर हाई कोर्ट करेंगे तो आर्टिकल 226 के अंदर काम करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे? वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावीन कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, आर्टिकल 13, ठीक है। और वो जो लॉ हैं, जो परमानेंट या स्टैट्यूटरी लॉ जो हैं, उनकी डेफिनेशन भी फर्दर प्रोवाइडेड है। परमानेंट लॉ इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट या कॉन्ट्राडिक्ट आते हैं तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकता है, ठीक है, राइट हेयर। टेम्परेरी लॉ, जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर ने ऑर्डिनेंस इशू किए हैं उसको भी नल एंड वाइड कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन, जो भी बाय लॉ, कोई भी नोटिफिकेशन अगर फंडामेंटल राइट को सबस्यूम करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड उसको भी नल एंड वाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है जी, डन। चलें, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू द लॉ क्रिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, आई मीन फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये देख लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट्स को रिव्यू करने की, फंडामेंटल राइट्स और उस लॉ को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू भी आ जाएगा, ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड, इसके अंदर ये ज़रूर माना गया है कि डीपीएसपी सुपीरियर है फंडामेंटल राइट्स को, कहीं ना कहीं हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, इसको अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को केशवनंद भारती केस ऑफ 1973 के अंदर प्रोपाउंड किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है फेडरल, आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो एप्ट तरीके से की गई है। उनकी रिप्रेजेंटेशन भी राज्यसभा में पूरी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा का सारा पावर अपने हाथ में नहीं रख सकती है, स्टेट को या ग्रास रूट लेवल को भी पावर मिलेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनका स्केड्यूल 7 के अंदर जो कोई भी मेंशन किए गए हैं स्टेट लिस्ट के अंदर काम, वो स्टेट ही करेगी, उसको सेंटर नहीं करेगी। जो सेंटर के लिए मेंशन है उसको स्टेट नहीं करेगी, वो सेंटर ही करेगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो मेंटेन होना चाहिए। फेडरल जो हमारा फेडरेशन है उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, वही हम कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। नाउ अब आपके स्टार्ट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल 14 के अंदर वी हैव टू थिंग्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चलता हूँ, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू गाइज आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल आप समझ गए हैं, आर्टिकल 14 to 18, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। एक बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड। तो राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं माय डियर फ्रेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कोई अमीर हो कोई गरीब हो, कोई मेल हो कोई फीमेल हो, कोई सरकारी बंदा हो कोई प्राइवेट बंदा हो, सभी के सभी कानून के सामने सेम है। जिसने भी लॉ को तोड़ा है उसको एक समान तरीके से ही उसको ट्रीट किया जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, कुछ भी प्रिविलेजेस मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। जितने भी लोग हैं, जो भी भारत में रहते हैं, जो भी कोई लॉ को तोड़ेगा उनको लॉ एक समान ही ट्रीट करेगा। न कानून की नज़र में सब कोई बराबर है, ठीक है, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो, चाहे वो कंपनीज़ हो, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हो, कोई भी लीगल पर्सन हो, ठीक है, फॉरेनर हो या सिटीजन ऑफ इंडिया हो, वो सभी के सभी कानून के सामने सेम है, इक्वल हैं वो।
इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रोविज़न हमारे सामने चल रहा है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। इट मीन्स ये जो हमें मिला है इसका सोर्स हमें मिला है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। वाइल द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माय डियर फ्रेंड, ये थोड़ा सा अगर हम एक्सट्रीम एंड्स पर चलें, एक तरफ तो लोग हैं जिन्होंने कानून तोड़ा है, वो कानून की नज़र में एक जैसे हैं, ठीक है। अब जिसके पास पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा, अपने पॉइंट को कैसे रखेगा। तो ऐसे में सरकार उनको सरकारी वकील देगी, उनको फैसिलिटी मिलेगी ताकि उनका भी पूरा पक्ष रखा जाए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ सबको प्रोटेक्शन भी देगा, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है माय डियर फ्रेंड, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। द फर्स्ट कंसेप्ट कैनोट्स द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, जो मैंने अभी आपको देसी भाषा में बताया कि कानून की नज़र में सब हर कोई समान है, ठीक है, ठीक है जी। सेकंड जो कैनोवेशन है कि कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट के अंदर एक अदालत के अंदर अगर किसी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, अगर उसे अपना पॉइंट रखना है माय डियर फ्रेंड, तो उसे भी कानून की पूरी मदद मिलेगी। सरकार उसे सरकारी वकील अपॉइंट करके देगी ताकि उसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, राइट, ठीक है जी। तो जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर भी इक्वालिटी आएगी। अगर कानून उसको सज़ा सुना रहा है लेकिन उसको फंसाया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो उसको अपना पॉइंट रखने का हक तो है ना। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, जो गवर्नमेंट क्या करेगी या स्टेट क्या करेगी, उसको इक्वल प्रोटेक्शन, इसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, राइट, ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अंदर दो ही चीज़ें आएगी, एक तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। डाइसी ने ये बोला है, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, कि इस पर्टिकुलर ये जो टू वे रोड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, इसके अंदर आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी। जिसके मन में जैसा आएगा वैसे कानून को मोल्ड करके सज़ा सुना देगा, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ब्रीच ऑफ लॉ नहीं होगा, ब्रीच ऑफ लॉ नहीं होगा, ठीक है, डन। चलिए, और माय डियर फ्रेंड इसके अंदर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी भी आपके सामने आएगी, जैसे कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हाई है, कोई लो है, कोई ऑफिशियल है, कोई नॉन ऑफिशियल है, हर कोई कानून के सामने एक जैसा होगा, ठीक है जी, डन। चलिए बहुत बढ़िया है। आर्टिकल 15 पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। उन ग्राउंड्स के क्या नाम है, ओनली ऑफ रिलीजन, only of religion. I want you all to please look at carefully on these provisions. Only of religion, race, caste, sex और place of birth, इन सब चीज़ों के ऊपर तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर, रेस के ऊपर, जाति के ऊपर, जेंडर के ऊपर और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर कोई इक्वल रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गया है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद रिट्स होती है, वो इशू करेंगे और आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करेंगे जो वायलेट हुआ था, राइट, ठीक है जी। इसके अंदर एक सेकेंड प्रोविज़न और है माय डियर फ्रेंड, कि पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जिसके अंदर शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, आपके सिनेमा हॉल हैं, पानी पीने की जगहें हैं जिसके अंदर वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स आते हैं, सड़कें हैं माय डियर फ्रेंड, और ऐसी चीज़ें जिनको स्टेट फंड से मेंटेन किया जाता है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो कतई नहीं होगा, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ध्यान से लिख लीजिएगा सभी, ठीक है जी। चलें आर्टिकल 16 माय डियर फ्रेंड। लेकिन आर्टिकल 16 पे आने से पहले मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट एक बता दूं माय डियर फ्रेंड कि पहले तो मंडल कमीशन के चलते 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते 27% जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है ओबीसीज, और उसके अलावा 10% एससीज को, 10% एसटीज़ को। अब जो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते लेकिन फिर भी अंडर प्रिविलेज हैं, तो उनके लिए अभी लेटेस्ट 2019 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है, जिसको हम बोलते हैं EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि 103rd अमेंडमेंट के चलते
प्रोवाइड की गई है। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर कौन लोग आते हैं माय डियर फ्रेंड? एक तो वो लोग आते हैं जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, 8 लाख से कम सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, कोई भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो अगर 8 लाख से कम है तो दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है जी। सेकंड, नोटिफाइड एरिया के अंदर, नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी के अंदर 100 गज 100 स्क्वायर यार्ड से कम का रेसिडेंशियल प्लॉट है, वो भी आपके EWS में आते हैं। 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, वो भी आपके आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर 1000 स्क्वायर फीट से कम का प्लॉट है, वो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। जो अननोटिफाइड या अदर नोटिफाइड एरियाज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर जो रेसिडेंशियल प्लॉट बने होते हैं, अगर वहाँ पर 200 स्क्वायर यार्ड से कम का रेसिडेंशियल प्लॉट है तो इन सब के पैरामीटर्स को अगर हम निचोड़ निकालेंगे, अगर हर कोई इंसान इस पैरामीटर से कम या इस पैरामीटर्स के अंदर आता है तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता है। उसके अंदर होगा क्या, 10% रिजर्वेशन मिलेगी जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर। ये आर्टिकल 15 के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है बाय दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऐड किया गया है, इसके अंदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऐड किया गया है। ठीक है, डन। चलिए माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 आपको देता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेटस। माय डियर फ्रेंड, आपको नौकरी मिलने के अंदर, आपकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वालिटी होगी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, अगर आप उस पूरे के पूरे पैरामीटर्स के अंदर आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और आपका स्टेटस इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 माय डियर फ्रेंड, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी, जो कि एक सोशल डिलेमा था, जो कि एक सोशल एविल था। हालांकि माय डियर फ्रेंड, अभी मैं इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन नेपोटिज़म जहाँ जहाँ हुआ हमारे मेडिवल इंडिया के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, तो मिस इंटरप्रिटेशन ज़रूर हुई। मिस इंटरप्रिटेशन के चलते हमारे जो अच्छे खासे लॉ बने हुए थे उसके अंदर छेड़खानी हुई, उसको मिसलीड किया गया। उसकी वजह से ढेर सारे सोशल एवल, टैबू या आपके डिलेमास निकल के आए। अनटचेबिलिटी भी उसमें से एक डिलेमा है माय डियर फ्रेंड। उस डिलेमा के चलते एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दूर रखा जाता था पीने के पानी से, एजुकेशन से, एक्सेस टू द टेम्पल्स एंड द पब्लिक ऑफिसेज। तो माय डियर फ्रेंड, इस सोशल लेवल को दूर करने के लिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को राइट टू इक्वालिटी के अंदर लिखा गया है आर्टिकल 17 के अंदर। ठीक है जी, आर्टिकल 17। माय डियर फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। माय डियर फ्रेंड, एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स के अलावा आप अपने नाम के प्रेफिक्स में या सफिक्स के अंदर और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जो हैं उसकी एक्सेप्शन है। उसके अलावा और कोई इंसान अपने नाम के प्रेफिक्स में एंड सफिक्स के अंदर कोई भी टाइटल को लिख नहीं सकता है। जैसे कि एंशिएंट टाइम पे माय डियर फ्रेंड, जैसे कुछ टाइटल यूज़ किए जाते थे, महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान, इन सब को यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड है। ठीक है जी, टाइटल्स का यूज़ प्रोहिबिटेड है, बैंड है इनफैक्ट आर्टिकल 18 के चलते। ठीक है, आर्टिकल 18। हाँ, लेकिन आप प्रेफिक्स एंड सफिक्स, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस या अपने डेजिग्नेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर फ़िलहाल मनाही नहीं है। ठीक है जी, डन। तो माय डियर फ्रेंड, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट। ठीक है जी, सॉरी अबाउट दिस माय डियर फ्रेंड। आर्टिकल 16
Equality of opportunity and status, Article 17. Abolition of untouchability, Article 18 my dear friend. Prohibition of the use of title या फिर एबोलिशन ऑफ टाइटल इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है, अच्छे समझ लिया है, देख लिया है, याद कर लेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स सीडीएस, एफकैट, एनडीए एग्जाम, सीएपीएफ, इन सभी के अंदर आपको ये चीज़ें काम आने वाली है। सो प्लीज़ डू लाइक and share this video and please subscribe to my channel. Thank you so much. I'll see you later. Bye bye.